नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा जो भी बनाए गए कंटेंट है आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जैसा कि आप सभी लोग जेल वार्डन के एग्जाम में देख सकते हैं, अभी हमने हाल ही समय में शुरू किया था करंट अफेयर्स, उसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आए हैं दोस्तों। ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पहली वीडियो से लेकर लास्ट तक के वीडियो देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आपको वहां प्रत्यक्ष दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरी बात यह है कि मैं उन लोगों का नाम अनाउंसमेंट करना चाहूंगा जो लोग डेली क्वेश्चन ऑफ द डे में पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें मैं साथ ही साथ अप्रिसिएट भी करना चाहूंगा, यानी प्रोत्साहन भी करना चाहूंगा और प्रशंसित भी करना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि पहला नाम है मिस्टर राजपूत, सचिन राजपूत जी हैं। सचिन राजपूत जी डेली प्रश्न का आंसर जरूर देते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। और दूसरा नाम है आपका श्वेता जी। श्वेता जी भी डेली आंसर देती हैं। और तीसरा नाम है निधि जी। तीन ऐसे शख्स हैं जो डेली का डेली क्वेश्चन ऑफ द डे में अपना आंसर जरूर देते हैं, यानी कि अपनी राय जरूर प्रकट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग भी इसी तरह अपने अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में अपनी पार्टिसिपेट बढ़ाइए, आपका नाम जरूर लिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, क्वेश्चन ऑफ द डे में पार्टिसिपेट करने से क्या फायदे हैं दोस्तों। पहला फायदा ये है कि आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो। जब आप रिसर्च करोगे तो आपको एक क्वेश्चन के बजाय 10 क्वेश्चन आपको अलग से याद हो जाएगा। दूसरी चीजें, आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीजें, आप अपनी नोट्स को पलटा पाएंगे। चौथी चीजें, आप गूगल से रिसर्च करेंगे या कहीं और स्रोत से कोई और बुक खोलेंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन के लिए आप कम से कम 8 से 10 मिनट समय देंगे। और 8 से 10 मिनट में दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि आपका टाइम लॉस होगा, बल्कि आपका टाइम नहीं, बल्कि कम से कम 8 से 10 मिनट में आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा दोस्तों। और इतना ही नहीं, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो बाकी स्टूडेंट की अपेक्षा आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे। इस बात की तो मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए पहला जो प्रश्न है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा प्रश्न है दोस्तों। पहले प्रश्न की बात की जाए तो बताया जा रहा है, किस देश के साथ भारत ने नई दिल्ली में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। भारत ने अभी हाल ही समय में दिल्ली में क्या किया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है। और रोड में किसका प्रयोग किया जा रहा है, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके वजह से किसी दूसरे देश की सहायता के लिए सहयोग के लिए भारत ने हस्ताक्षर किया। वह कौन सा देश है दोस्तों, वह देश आपका है ऑस्ट्रिया। कौन सा देश है, ऑस्ट्रिया दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। अभी हाल ही समय में इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, आइए बात करते हैं इससे फायदा क्या होने वाला, यानी हमारा उद्देश्य क्या है। सरकार कहते हैं कि हमारा उद्देश्य दोस्तों की सड़क परिवहन, राजमार्ग, बुनियादी ढांचे का विकास होगा। प्रबंधन और प्रशासन में हमें थोड़ी सी सुरक्षा मिल पाएगी, यानी कि अच्छा काम हो पाएगा। मैनेजमेंट अच्छा हो पाया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो दुर्घटना, जैसे सड़क सुरक्षा है, एक बहुत सारी सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या होगा उनमें बहुत सारी चीज़ें अलर्ट किया जा सकता है, यानी जैसे पुलिसिंग व्यवस्था को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और भी जितनी सुविधाएं हैं अन्य प्रकार की वहां पर हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं, बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों के लिए देशों में आपसी सहयोग से एक ढांचा भी तैयार होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, यह दोनों देशों के बीच व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। देखो, दोनों देशों के बीच क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा। व्यापार के साथ साथ क्षेत्रीय यानी रीजनल इंटीग्रेशन होगा दोस्तों। ठीक है, तो इससे बहुत सारा फायदा होता है जब किसी देश के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता होता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो तीसरा प्रश्न भी बहुत अच्छा और बहुत उम्दा प्रश्न है। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में बताया जा रहा है, यानी दूसरे प्रश्न में बताया जा रहा है दोस्तों कि किस संगठन के साथ भारत ने उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण नेटवर्क को उन्नत करने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर कर दिया है। अभी हाल ही समय में भारत सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने
बिजली वितरण नेटवर्क को और बढ़ाने के लिए, जो अभी वितरण तो है ही, अभी तो वितरण यानी कि बिजली हो ही रही, लेकिन पूरी तरीके से बिजली का विस्तार करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर कर लिया है। वह कौन सी बैंक है, कौन सी बैंक है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन इज डी सही है, यानी कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में यानी एडीबी इसे बोला जाता है, एडीबी बैंक में भारत, चाइना और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है दोस्तों। ठीक, तो दूसरे प्रश्न में आपने ये देखा। आइए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने वाली नहीं है, बस उतना ही आप जानते रहिए। आइए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने क्या किया है? यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 निकाला है, जिसको किसे नामित किया गया है, यानी किसे मिला है दोस्तों? तो विद्युत मोहन को। बी नंबर इज ऑप्शन सही है, यानी कि राष्ट्रीय, देखो यूएनईपी का काम अलग है। यूएनईपी क्या करती है दोस्तों? यूएनईपी क्या करती है? पर्यावरण से संबंधित सहायता और सलाह देती है, ठीक है, और कुछ रिपोर्ट्स भी प्रकाशित करती है और एज वेल एज कुछ पुरस्कार भी प्रकाशित करती है। तो अभी हाल ही समय में यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 से किसे सम्मानित किया है दोस्तों? विद्युत मोहन जी को। किसे सम्मानित किया है? विद्युत मोहन जी को। आइए बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें जानने वाली नहीं है दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिए। यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों चौथे प्रश्न में कि किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार 2020 के प्रथम संस्करण में सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बड़ी श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? सबसे बड़ी श्रृंखला का पुरस्कार जीता है, सबसे बड़ी सीरीज इनकी बनी हुई है दोस्तों, तो है पाताल लोक। जो वेब सीरीज है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी यानी कि इस सीजन की सबसे बड़ी सीरीज बनी हुई है किसकी? पाताल लोक की, जिसके कारण इन्हें क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट सीरीज इन्हें मिली, सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला की इन्हें बेस्ट सीरीज मिली है दोस्तों। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा से। इसके बारे में यदि हम बात करें तो ओटीटी फिल्म प्लेटफॉर्मों के लिए पहले फिल्म फेयर पुरस्कार शनिवार शाम को दिए गए थे, ठीक है, और यह फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार का पहला संस्करण है, क्योंकि इस साल स्ट्रीमिंग सेवाओं को फिल्म निर्माण की पूरी तरह से बंद करने और कोरोना वायरस महामारी के कारण सिनेमा घरों को बंद करने के कारण आया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने वाली नहीं है, तो बस उतना ही आप याद रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के पांचवें प्रश्न की। पांचवें प्रश्न की बात की जाए दोस्तों तो विश्व अरबी भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व अरबी भाषा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। आइए बात करते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम ने आपके लिए क्या मेंशन किया हुआ है। तो 18 दिसंबर को विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अरबी भाषा दिवस दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा और सबसे पुरानी भाषा बोली जाने वाली में से एक भाषा है कौन सी? अरबी भाषा। मध्य पूर्व के देशों से लेकर उत्तरी अफ्रीका के कई देशों में आज भी अरबी भाषा मातृभाषा बनी हुई है दोस्तों। तो अरबी भाषा जो है आज भी मातृभाषा बनी हुई है। और इस वर्ष की थीम क्या थी, यानी 2020 की थीम क्या थी? अरबी भाषा अकादमियाँ और आवश्यकता या विलासिता। अरबी भाषा अकादमियाँ और आवश्यकता या विलासिता इस वर्ष की थीम थी, यानी 2020 की थीम थी दोस्तों। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज के छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। छठा प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए बात करते हैं छठे प्रश्न की। बात की जाए दोस्तों तो गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 19 दिसंबर को दोस्तों। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है कि गोवा विश्व कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। तो दोस्तों 19 दिसंबर को आइए बात करते हैं
इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो हर साल यानी कि प्रति वर्ष क्या होता है, भारत में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों कि गोवा मुक्ति दिवस? क्योंकि दोस्तों गोवा को पुर्तगाल शासन के 450 वर्षों से एक मुक्त कराने का भारतीय सशस्त्र बलों ने जीत लिया था। देखो गोवा पहले क्या था, पुर्तगालियों के शासन या पुर्तगालियों के अधीन था, जिसके हमारे भारतीय सेनाओं ने क्या किया, उनसे छीन लिया, यानी उनसे हासिल कर लिया गोवा का। इसी कारण से प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है, 29 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए बात करते हैं आज के 7वें प्रश्न की। 7वें प्रश्न की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल यानी प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे इज कमेमोरेटेड ईच एवरी ईयर दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की बात की जाए दोस्तों तो अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विविधता में हमारी एकता का जश्न मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और सभी के लिए एक अस्थायी भविष्य के लिए निर्माण के लिए एक साथ कार्य करने के तरीकों को पर बहस को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य सरकारों को उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और पूरा करने की भी याद दिलाता है। देखो ऐसे दिवस मनाने से क्या होता है कि लोगों में क्या होती है, मानवीय व्यवहार बढ़ता है। एक देश दूसरे देश के प्रति एक थोड़ा सी अच्छी स्थिति बनती है, और दोनों देश मतलब कई देश एक साथ जुड़ते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं और अपने अपने देश के प्रति अच्छा सोचते हैं, और एक देश दूसरे देश के प्रति अच्छा सोचने यानी सकारात्मक सोच वहाँ पर स्पष्ट करता है, और इससे हमारा ध्यान भी आकर्षित होता है दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के 8वें प्रश्न की, यानी 8वें प्रश्न की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने अपनी किताब प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है? तो करीना कपूर खान ने। करीना कपूर जो आपकी हीरोइन है निम्नलिखित में जो आपकी हीरोइन जिसे कि आप जानते हो कि करीना कपूर को, तो इन्होंने क्या किया है, प्रेगनेंसी बाइबल की घोषणा की है। इनकी किताब लॉन्च होने वाली है बहुत ही जल्द, तो इनका किसने लॉन्च किया है? करीना कपूर ने, प्रेगनेंसी बाइबल। तो दोस्तों बस इतना ही इसमें जानना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें याद नहीं रखना इनके बारे में। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के 9वें प्रश्न की। 9वें प्रश्न की बात की जाए तो मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह किस देश के लिए खेले थे दोस्तों, या वह किस देश के लिए खेलते थे? तो पाकिस्तान के लिए वे खेलते थे दोस्तों। मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसको आप याद रखिएगा, अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं दोस्तों। ठीक, तो इनके बारे में आइए बात कर लेते हैं थोड़ा से। मोहम्मद आमिर के बारे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। पीसीबी ने पुष्टि की है कि आमिर ने 36 टेस्ट और 61 एक दिवसीय यानी कि वनडे मैच, 50 टी20 आई में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया है। हाल ही में उप विजेता वाले ग्लेडिएटर्स के लिए उद्घाटन लंका प्रीमियर में भी खेले हैं। और अभी मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन्होंने आरोप लगाया है दोस्तों कि मैं अभी क्रिकेट इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए इन्होंने संन्यास ले लिया दोस्तों। तो इनके संन्यास लेने के पीछे का कारण आप देख सकते हो और आप अपना समझ सकते हो दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की, यानी क्वेश्चन ऑफ द 10th प्रश्न की बात करते हैं। तो इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बस इसको पढ़ते चलना है, याद नहीं रखना है बहुत ज़्यादा। अगर आप याद भी रखते हैं तब भी सही है, नहीं भी भूल भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेसमैन एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो है रतन टाटा। कौन है? रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस के लिए। ठीक है,
तो इससे सम्मानित किया गया है। बस इतना ही आप याद रखिए रतन टाटा जी के बारे में, और इससे ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं आज के 11वें प्रश्न की। 11वें प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ भारत ने त्रिपुरा के लिए यानी भारत सरकार ने त्रिपुरा के लिए $4.21 मिलियन की परियोजना तत्परता वित्त पोषण PFR पर हस्ताक्षर कर दिया। अभी हाल ही समय में भारत सरकार ने क्या किया है दोस्तों, भारत सरकार ने क्या किया है, त्रिपुरा सरकार के लिए $4.21 मिलियन की परियोजना शुरू करने के लिए हस्ताक्षर यानी कि एक बैंक के साथ हस्ताक्षर कर दिया है, यानी कि उसके साथ अपना समझौता ज्ञापन कर लिया है। तो वह कौन सी बैंक है दोस्तों, तो आप जानते हैं ADB बैंक। ADB बैंक हमें हमेशा सहायता करती है दोस्तों, क्योंकि हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेयर भी है। ठीक है, हमारा और चाइना और ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पर शेयर है। आपको एक प्रश्न का आंसर देना है दोस्तों। मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसमें कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने देश सदस्य हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना। आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो ADB ने त्रिपुरा में शहरी सुविधाओं में सुधार करने के लिए और पर्यटन अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना की तैयारी के लिए कितना दिया है, इन्होंने $4.21 मिलियन की सहायता दी है दोस्तों। और यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक राज्य के लिए ADB की पहली PRF सुविधा है। तो आप इसको जरूर अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य के लिए या पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ADB की यह पहली PRF सुविधा है दोस्तों। पहली बार इन्होंने कोई सहायता दिया है, किसने, इस बैंक ने, किसको, पूर्वोत्तर राज्य को। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज की लास्ट प्रश्न की, यानी कि 12वें प्रश्न की बात की जाए। 12वें प्रश्न की बात की जाए दोस्तों तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप याद ही रखेंगे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में आर्थिक कूटनीति पोर्टल जो है, आपका पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों, www.indbiz.gov.in लॉन्च किया है दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा, किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो इसको लॉन्च किया है विदेश मंत्रालय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट दोस्तों। विदेश मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है, अभी हाल ही समय में आर्थिक कूटनीति पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है, ठीक है, इस पोर्टल को आप याद रखेंगे। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, विदेश मंत्रालय द्वारा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। इसको आपको याद रखना है, www.indbiz.gov.in दोस्तों। ठीक, आपको इतना ही याद रखना है बस। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको 21 दिसंबर की करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर आपको बता दूं। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है, तो उड़ीसा राज्य में बनाया गया है दोस्तों। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया, उड़ीसा राज्य में। जिन्होंने भी उड़ीसा आंसर दिया था उनका सही है और मैं उन्हें अप्रिसिएट करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं जो लोग भी क्वेश्चन को सेव किए होंगे स्क्रीनशॉट लेकर, वो आंसर को यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे को आप डेली ही अपने नोट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, बिल्कुल भी आप इसको मजाक में नहीं लेंगे। दूसरी बात, आज का जो प्रश्न है दोस्तों, रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं आज कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी का नाम डेली लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय खंड भारत।